सामीन व हाजरीन आदाब, मैं हूं शमीम उस्मानी। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन का ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की आज की नशरियात में। दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी जीने का हुनर जो है वो सलीके से आता है और वो सलीका तजर्बात से मिलता है। तजर्बात मिलते हैं ठोकरे खाने के बाद। कहते हैं कि जब तक आप बार बार नाकाम ना हो, कामयाबी आपके पास नहीं आती। खुशी अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी खुशी के साथ गुजरे तो याद रखिए कि दूसरों को खुशी दीजिए। दूसरों को वक्त देंगे तो दूसरे आपको वक्त देंगे, और दूसरों को खुशी देंगे तो दूसरे आपको खुशी देंगे। और जिंदगी का यही फलसफा है, यही उसूल है कि जो चीज हम उछालते हैं वो लौट कर वापस जरूर आती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी अमन के साथ, खुशहाली के साथ, खुशगवारियत के साथ गुजरे तो इन्हीं चीजों को आप दूसरों को दीजिए। कड़वाहट मत रखिए। कहते ना कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलियो कोई। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने अंदर झांकिए तो आपको अपने से ज्यादा कोई बुरा नहीं मिलेगा। और यही बात अगर इंसान जान ले और इससे अवेयर हो जाए कि वाकई मेरे से बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो उसे दुनिया में कहीं बुराई नजर ही नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ हर तरफ अच्छाई नजर आएगी। आइए फिलहाल तो इस वक्त तक की अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं सबिहा फजल के साथ। तमाम सुनने वालों की खिदमत में सबिहा का पुरखुलूस आदाब। नमस्कार, कैसे मिजाज। प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है, हम हाजिर खिदमत हैं। और इससे पहले कि और बहुत सी बातें और बहुत सी मालूमात आप तक पहुंचाई जाए, आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। मुल्क में कोरोना वायरस से अब तक 30 लाख से ज्यादा लोग हुए शिफायाब। इस वक्त शिफायाबी की शरह 77.15%। मुल्क में अब तक 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की हो चुकी है कोरोना वायरस की जांच। हिंद अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम से अपने खिताब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंसानों की फलाह बहबूद तरक्की का सबसे अहम उन्सुर। कोविड-19 वबा ने हमारी मईशत, हमारी सेहत के निज़ाम और हमारे सब्र तहम्मुल का लिया इम्तहान। जनाब मोदी ने कहा कि भारत में कोविड-19 से पैदा चैलेंजों का मुकाबला करने की सलाहियत है। वजीर आजम ने कहा कि भारत में सरमायाकारी के लिए बहुत से शोबे खोल दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोयला, दिफा, एटमी तवानाई, खला और कानकनी वो शोबे हैं जहां सरमायाकारों को वाफिर मौके हासिल हो सकते हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर 10 सितंबर को मॉस्को में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर खारजा की मीटिंग में करेंगे शिरकत। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने हांगकांग की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ कानून पर गहरी तशवीश का इजहार किया और अफगान हुकूमत के नुमाइंदे तालिबान से बातचीत के लिए कतर में। सामीन, ये थी अब तक की अहम खबरें और चलिए अब देखते हैं डॉक्टर की सलाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रोफेसर तमकीन खान, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, जेएन मेडिकल कॉलेज AMU अलीगढ़ में कोरोना पैंडेमिक के ताल्लुक से जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है उसके बारे में आपसे कुछ डिस्कशन करूंगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि हम डॉक्टर्स को पूरा अंदाजा है कि आप इस पैंडेमिक की वजह से जो हेल्थ से रिलेटेड परेशानियां हैं कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, उसका आप लोग सामना कर रहे हैं। और इसका भी अंदाज़ा है कि जो माशी हालात हैं उसकी वजह से ये परेशानियां और दुगनी हो गई हैं। मगर इसके बावजूद मैं आप लोगों से यही राय दूंगी कि आप लोग अस्पताल जब ही आए जब ज़्यादा परेशानी हो या मजबूरी हो। जब आप अस्पताल आते हैं तो आप लोगों को हमसे, हम लोगों को आपसे, और एक मरीज को दूसरे मरीज से खतरा होता है। अगर मजबूरी हो तभी आप अस्पताल आए। अस्पताल आते वक्त आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है। मास्क लगा कर आना है, मास्क को नाक के ऊपर रखना है, 2 मीटर की दूरी बना के रखनी है आपस में, आपको डॉक्टर से भी और आपस में एक दूसरे मरीज के साथ भी। आप किसी बूढ़े या बच्चे के साथ ना आए, खासतौर से जो भी कोई 55 या 60 साल से उम्र का ज्यादा का हो। जब आप आए तो साथ में आप किसी बूढ़े या बच्चे के साथ ना आए, खासतौर से जो भी कोई 55 या 60 साल से उम्र का ज्यादा का हो।
जब आप आए तो साथ में अपने एक सैनिटाइजर लेकर आए, और जब भी आप अस्पताल का कोई सामान छुएं जैसे खिड़की, दरवाजा वगैरह, तो उस सैनिटाइजर का आप इस्तेमाल करें। प्रेगनेंसी के दौरान जो एक रूटीन चेकअप होते हैं जो आप लोगों के नहीं हो पा रहे हैं, उसकी वजह से जो आप लोगों को स्ट्रेस है, मैं चाहूंगी कि आपको कुछ बातें बताऊं और शायद आपकी परेशानी कुछ कम कर सकूं। जो लेडीज शुरू के 3 महीने प्रेगनेंसी के हैं या उनको लगता है कि वो प्रेग्नेंट हैं, तो वो एक प्रेगनेंसी किट से ये चीज कंफर्म कर सकती हैं, और उसके बाद शुरू के 3 महीने में आपको चेकअप का कोई जरूरत नहीं है। ये काम आप फोन पर भी अपने डॉक्टर से बात करके पूरा कर सकती हैं। आपकी प्रेगनेंसी में कितना रिस्क है, ये बात आपसे बात करके आपका डॉक्टर अंदाजा लगा सकता है और आपको जांचें बता सकता है, और फोन पर ही आप उसको रिपोर्ट्स वापस भेज सकती हैं, और आपको क्या एहतियात बरतनी है ये बात आपके डॉक्टर आपको बता देगा, और आपको अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखना है। जो लेडीज 3 से 6 महीने वाली प्रेगनेंसी के बीच पर हैं, उनको भी बगैर अस्पताल आए उनका काम चल सकता है। उनके लिए जरूरी है कि 5वें महीने में वो अपना एक अल्ट्रासाउंड जरूर करवा लें और एक टेटनस की सुई लगवाएं। जो लेडीज 6 महीने से लेके 8वें महीने के दौरान हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराएं और हर 2 हफ्ते पे इसको करवाती रहें। ब्लड प्रेशर कोई भी पड़ोस का डॉक्टर आपका चेक कर सकता है, या आपके घर में ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट है, आप उसको चेक कर सकते हैं। और अगर ये ब्लड प्रेशर आपका ऊपर वाला सिस्टोलिक 140 से ज्यादा है और डायस्टोलिक या नीचे वाला ब्लड प्रेशर 90 से ज्यादा है, तो आप अस्पताल जरूर जाएं। एक बार अपनी शुगर की भी जरूर जांच करवा लें 6वें महीने के बाद। जो लेडीज 9वें महीने से ज्यादा की उनकी प्रेगनेंसी है, या खास तौर से जिनका डेट जो उनकी थी उससे ऊपर दिन हो गया है, तो वो जरूर अस्पताल जाएं और जाके डॉक्टर से ही चेकअप करवाएं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में कुछ खतरे के अलामात होते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग होना, पानी छूट जाना, टाइम से पहले दर्द शुरू हो जाना, सर में दर्द रहना और पूरे बदन का सूज जाना, पूरे बदन पे खुजली होना, आंखों और पेशाब में पीलापन हो जाना, खांसी, बुखार या सांस लेने में परेशानी होना और पूरे बदन पर खुजली होना, ये खतरे की अलामात हैं। ऐसे कोई भी प्रेगनेंसी में अगर किसी को लग रहा है तो वो फौरन अस्पताल जाए। इसके अलावा आपका बच्चा कैसा है, इसका ख्याल भी आप अपने डॉक्टर के साथ मिलकर खुद रख सकती हैं। सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम खाना खाने के बाद आपको 1 घंटे करवट से लेटना है। उस 1 घंटे में आप कम से कम आपका बच्चा 3-4 बार घूमना चाहिए। अगर बच्चा इससे कम घूम रहा है तो आप फौरन अपने डॉक्टर के पास जाएं। जब आप हमारे पास आती हैं तो हम आपका चेकअप आधे घंटे में करते हैं या 15 मिनट में करते हैं, मगर आप अपने बच्चे के साथ खुद 24 घंटे रहती हैं, तो सबसे बेहतर एक माँ ही बताती है कि उसका बच्चा ठीक है या नहीं। इसलिए बच्चे के घूमने का ख्याल जरूर रखें। डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी के एक हेल्पलाइन नंबर है जो हर दिन वर्किंग डे पे आपको सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक अपनी आप परेशानियां उस पर पूछ सकती हैं और सही राय दी जा सकती है, सलाह मिल जाएगी आपको। एक और हमारा हेल्पलाइन नंबर है जो भी हम आपको स्क्रीन पे बताएंगे। उस पे आप सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच में कॉल करके बाकायदा ई-कंसल्टेशन की सहूलियत उठा सकती हैं, और यहाँ पे आपको सलाह एक सीनियर डॉक्टर देगा। और ये एक व्हाट्सएप एनेबल नंबर है, तो आप अपनी जांचें वगैरह भी इस पे सेंड कर सकती हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी AMU अलीगढ़ का हर टीम मेंबर सीनियर डॉक्टर से लेकर 4th क्लास एम्प्लॉय तक आपकी इस मुश्किल को कम करने में पूरी कोशिश करने में लगा हुआ है और अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। आपसे एक दरखास्त है कि आप जब भी अस्पताल आए, मेहरबानी करके अपने टर्न का इंतजार करें या अपनी क्यू को ना तोड़ें। जब भी एक इकट्ठा भीड़ बहुत ज्यादा होती है एक साथ, तो जो हमने इन्फेक्शन ना हो उसके जो बैरियर्स बनाए हैं वो टूटते हैं और डॉक्टर और आप दोनों की जान को खतरा होता है। तो मेहरबानी कर इस बात को याद रखें कि डॉक्टर भी एक इंसान है।
درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کر ہو گیا۔ جی ہاں دوستو، یہ بات حقیقت ہے کہ انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے، جسے اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، یعنی کہ ایک ایسی اسپیشیز جو سب سے بہتر ہے، جو سب سے بہترین ہے، اس کائنات پہ پائے جانے والے تمام جانداروں میں بہتر شے جو ہے وہ انسان ہے، اور اسی لیے اس کو انسان کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر وہ حصے اور وہ حصیات موجود ہیں جو دوسرے جانوروں میں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر خوشی اور غم میں دوسروں کے شریک ہونا، دوسروں کے ساتھ محبت کر برتاؤ کرنا، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری باتیں ہیں۔ بہرحال یہاں اتنی لمبی تمہید کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس رب نے جس کے قبضے میں تمام دنیا ہے، تمام کائنات ہے، ہمیں انسان بنایا۔ ہمیں اس رب کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ یقیناً لائق حمد ہے وہ رب، وہ مالک تعریف کے قابل ہے جس نے انسان کو انسان بنایا اور انسانیت سے نوازا بھی۔ جی ہاں، انسان بننے کے بعد بھی کچھ لوگ انسانیت سے محروم ہوتے ہیں، لیکن واقعی اگر انسان ہے اور اس کے اندر انسانیت موجود ہے تو اسے بے انتہا شکر گزار ہونا چاہیے اپنے رب کا۔ آئیے اسی رب کریم کے حضور نذرانہ حمد پیش کرتے ہیں احمد حسین محمد حسین کے ساتھ۔
सर्विस से आप लोग जितनी मोहब्बत करते हैं इसका हमें अंदाजा है। आपके कमेंट्स हमें बताते हैं कि आप कितनी दिलचस्पी के साथ प्रोग्राम देखते हैं, कितनी मोहब्बतों के साथ हमारी नशरियात को नवाजते हैं और कितने प्यारे लगते हैं आपको हमारे ये सिलसिले। एक बहुत ही मकबूल सिलसिला उर्दू सर्विस का है शमे फरोज़ां। यकीन कीजिए कि ये बड़ा पुराना हमारा सिलसिला है, यानी कि तकरीबन जब से उर्दू सर्विस का आगाज हुआ है तब से है और आज तक इसको लोग पसंद करते हैं। और ये बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, बिला तफरीक रंग व नस्ल मुआशरे में एक मुस्बत सोच को परवान चढ़ाता है ये सिलसिला। पेश खिदमत है शमे फरोज़ां और आज का ये शमे फरोज़ां लेकर हाजिर हैं आपके अपने प्यारे शमीम कुरैशी। हर शख्स अपनी मर्जी और अपने नफ्स का मुख्तार है, मगर हर शख्स की मर्जी और नफ्स का इख्तियार वहां खत्म हो जाता है जहां से दूसरे शख्स की मर्जी और उसके नफ्स का इख्तियार शुरू होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यही बात इस मफहूम के अल्फाज में कही है कि एक आदमी की आजादी उस मकाम पर खत्म हो जाती है जिस मकाम से दूसरे आदमी की आजादी का आगाज होता है। विलियम कूपर का ये ख्याल बहुत दुरुस्त है कि आजादी के दामन में वो हजारों नेमतें हैं जिन्हें गुलामी की जिंदगी बसर करने वाले लोग उम्र भर अपनी आंख से नहीं देख सकते। लेकिन ये नेमतें भी अगर कोई शख्स अपने नफ्स और अपनी मर्जी के लिए महदूद कर ले और तन्हा अपनी जात की मुनफ़ियत को अपनी कौम और अपने वतन के तमाम मफादात पर तरजीह और अव्वलियत देने लगे, तो ये तरजीही अंदाज़े फिक्र या अपने मफाद की अव्वलियत का नुक्ते नज़र मुस्तहसन या काबिल तारीफ नहीं होता, बल्कि मज़मूम करार पाता है, क्योंकि इस किस्म का अंदाज़े फिक्र नज़र आदमी के किरदार और उसकी सीरत के उजले दामन पर खुद गरजी के मैले धब्बे लगाता है। हालांकि खुद गरजी वो बदतरीन रुझान है जिसके तमाम मज़ाहिब और तमाम तहजीबों के मशाहिर ने गैर मुबहम अल्फाज में मजम्मत की है। खुद गरजी का ये बदतरीन रुझान जिस दुनिया को कमाने के लिए पैदा होता है, वो दुनिया हजरत अली करमल्लाह वजहू के ख्याल में बजाय खुद कुछ नहीं है, बल्कि गुजरगाह है जिसमें न कयाम की कोई जगह है, न करार का कोई मकाम है। खुद गरजी के रुझान के जेर असर अपनी कौम और अपने मफादात से रूगर्दानी दर हकीकत जात परस्ती की वो जहरीली पैदावार हुआ करती है जिसकी इंतहाई बदतरीन किस्म सरकशी और गद्दारी करार पाती है। लॉर्ड रसल के ख्याल में खुद पसंदी कभी भी किसी तरक्की पसंदाना इकदाम का मूजिब नहीं होती, बल्कि आदमी को उसी कदर इंतहा पसंद बना देती है कि वो समाज में रहकर भी समाज के लिए कोई मुफीद काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अमल की कुव्वत, इंफरादियत और खुद पसंदी की हद में इस कदर घुटती है कि इसमें इकदाम या फैसले की काबिल लिहाज कुव्वत बाकी नहीं रहती। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पसंदी के मज़मूम रुझान को शिद्दत के साथ दबाया है और उन्होंने इबादत इलाही के जो तरीक़े तजवीज़ किए हैं, इनमें जमात की नमाज को अव्वलियत व फजीलत देकर हर शख्स को दिन भर में कम से कम 5 मरतबा ये महसूस करने का अमली मौका दिया है कि फर्द पर जमात को बरतरी भी हासिल है। अव्वलियत व फजीलत भी मकसद ये था कि न सिर्फ इबादत व बंदगी बल्कि जिंदगी के हर कारोबार में आदम व हव्वा की औलाद एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का गुर और हुनर सीख ले और खुद पसंदी के रुझान को सदा के लिए तर्क कर दे, जो आदमी की इंफरादी और इज्तिमाई जिंदगी में न जाने कितने खदशे जन्म देती है और न जाने कितने फितने पैदा करती है। गुरु नानक देव ने भी खुद पसंदी के रुझान की मजम्मत की है और हिदायत फरमाई है कि जो कुछ भी कमाओ उसे बांट कर खाओ। मतलब ये कि आदमी को अपनी मेहनत का जायज फल भी सिर्फ अपनी जात के लिए मखसूस नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि इस फल में खुदा के दूसरे बंदों का भी हिस्सा लगाना चाहिए और अपनी जरूरत पर दूसरों की जरूरत को तरजीह देने का तरीका सीखना चाहिए। जो लोग अपने माल में दूसरों को भी हिस्सा लगाते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हीं लोगों को जमीन का नमक करार दिया है
اور یہی لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ امن کی بنیاد کو پائیدار بنانے کے کام آتے ہیں۔ خود پسندی ہر تہذیب اور ہر تمدن کی تاریخ میں موجب زوال ثابت ہوتی ہے۔ صرف فرد ہی خود پسند نہیں ہوتا بلکہ پوری قومیں بھی جب خود پسندی کے مرض میں مبتلا ہوتی ہیں تو زوال اور پستی کا نشانہ بن جاتی ہیں۔ اقوام سابقہ کی تاریخ کا جائزہ لیجئے تو یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں ہوتا کہ بڑی سے بڑی قوم کی تہذیب صرف اس لیے صفحۂ ہستی سے مٹ گئی کہ وہ خود پسندی کے مرض میں مبتلا تھی۔ خود پسندی چاہے فرد کی ہو چاہے پوری قوم کی، انسان کی زندگی میں لگنے والا وہ گھن ہوا کرتی ہے جو اس کے عمل کی قوت کو محدود کر کے اس کے اعصاب کو ناکارہ بنا دیتی ہے۔ خود پسندی کو بہت سے لوگ چھوٹا سا گناہ خیال کرتے ہیں، لیکن خدا کے نزدیک سب سے بڑا گناہ وہ ہے جسے آدمی معمولی سمجھ لے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ جو غلطی بارگاہ خداوندی میں تمہیں تکلیف دے وہ اس اچھے عمل سے بہتر ہے جو تمہیں خود پسند بنا دے۔ زبان جب بھی ثنائے رسول کرتی ہے، زبان جب بھی ثنائے رسول کرتی ہے، سخن کی داد خدا سے وصول کرتی ہے۔ یہاں دوستو، نعت ایک ایسا ہی صنف سخن ہے کہ اس کے سننے والے، اس کے چاہنے والے بے تحاشا ہیں، اور جب بھی ہم نعت رسول کریم سنتے ہیں تو یقین کیجیے عقیدت کے پھول آنکھوں سے نچھاور ہونے لگتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے آس پاس کا تمام ماحول نورانی ہو گیا ہے۔ آئیے نعت رسول کریم سے محظوظ ہوں اور سنیں نعت رسول کریم جناب وقار امروہی سے۔ نام احمد لینا پہ ہم روح کی تسکین ہے، نام احمد لینا پہ ہم روح کی تسکین ہے، بالیقین اس میں اعظم روح کی تسکین ہے، بالیقین اس میں اعظم روح کی تسکین ہے، اس کو کیا سمجھے گا کوئی چارہ ساز زندگی، اس کو کیا سمجھے گا کوئی چارہ ساز زندگی، دل میں جو حسرت ہے پہ ہم روح کی تسکین ہے، دل میں جو حسرت ہے پہ ہم روح کی تسکین ہے، ذکر محبوب خدا سے بزم کیوں روشن نہ ہو، ذکر محبوب خدا سے بزم کیوں روشن نہ ہو، آپ کا نور مجسم روح کی تسکین ہے،
آپ کا نور مجسم روح کی تسکین ہے، آپ کی جلوت کا گل مہکتے ہیں یہ کہہ کر صحن گلشن میں حضور، گل یہ کہتے ہیں مہک کر صحن گلشن میں حضور، آپ کی جلوت کا عالم روح کی تسکین ہے۔ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس کی نشریات آپ سن رہے ہیں۔ سوشل میڈیا لائیو کے ذریعے ہماری نشریات جاری رہتی ہیں، کچھ آپ دیکھتے ہیں اور کچھ آپ سنتے ہیں، جیسے کہ اس وقت آپ مجھے سن رہے ہیں۔ میں سبیحہ ایک بار پھر سے تمام سننے والوں کا استقبال کرتی ہوں۔ سامعین، ہندوستان کی تہذیب میں جہاں اور بہت ساری چیزوں کا عمل دخل ہے، وہیں یہاں پر پان کھانے کی روایت بھی کافی پرانی ہے، اور لکھنؤ کی تہذیب کے حوالے سے بات کریں تو وہاں کی پان کی تہذیب بھی دنیا بھر میں اپنا جواب نہیں رکھتی ہے۔ اکبر الہ آبادی نے بہت ہی عمدہ ایک شعر کہا، لگاوٹ کی ادا سے ان کا کہنا پان حاضر ہے، لگاوٹ کی ادا سے ان کا کہنا پان حاضر ہے، قیامت ہے ستم ہے دل فدا ہے جان حاضر ہے۔ اور یہ جو شعر ہے اکبر الہ آبادی صاحب کا، پان کے شوقینوں کے لیے محض شعر نہیں ہے، بلکہ کچھ جیسے کئی بار ہوتا ہے نا کہ محبت ہوتی ہے بہت زیادہ، تو بالکل کچھ اسی انداز کا ہے کہ جیسے عشق پک رہا ہے، جوان ہو رہی ہے محبت۔ خیر، پان کے بھیگے پتے، کتھے کا چٹخ، رنگ الائچی کی بھینی سی مہک، گلقند کی مٹھاس کے ساتھ تیار کیا گیا پان کسی کو بھی دیوانہ بنا سکتا ہے، اور اگر وہ لکھنوی انداز کا پان ہو تو بھائی اس کے تو کہنے ہی کیا ہیں۔ لکھنؤ کے اگر پان کی بات کی جائے تو عبدالحلیم شرر صاحب نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ لکھنوی تہذیب میں سب سے پہلے ترقی پان کے پتے کو لے کر ہوئی۔ پہلے پان کے پتوں میں سدھار کیا گیا۔ مہوبہ کا پان قدرتی طور پر بہت اچھا ہوتا تھا، لیکن اس وقت لکھنؤ میں بھی پان کی کھیتی شروع کر دی گئی۔ پان والے پان کو زمین میں دفن کر کے رکھتے تھے تاکہ اس کا جو کچا پن ہے وہ دور ہو جائے۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ پتے میں سفیدی آ جاتی تھی، اور تھوڑا جو اس میں کڑواہٹ یا کسیلا پن ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا تھا، اور اس پان کو پھر بیگم پان کہا جاتا تھا کیونکہ یہ کافی نرم ہو جاتا تھا اور ذائقے میں بے حد اچھا ہوتا تھا۔ لکھنؤ میں ایک اور بات بھی خاص تھی کہ چونے میں دودھ کی بالائی یعنی ملائی بھی ملائی جاتی تھی۔ جی ہاں، مورخین لکھتے ہیں کہ نوابی دور میں چونے کو مغلئی انداز میں کھانے کے بجائے اسے بہتر اور خوشبودار بنانے کی طرف بھی کافی توجہ دی گئی۔ چونے کو خوب چھاننے کے بعد اس میں تھوڑی ملائی یعنی دودھ کی بالائی ملا دی جاتی تھی۔ کچھ لوگ اس میں تازہ دہی کا تڑکا بھی لگا دیا کرتے تھے، یعنی دہی کی بالائی کا بھی استعمال ہوا کرتا تھا۔ اس سے چونے کی جو تیزی ہے وہ تھوڑی کم بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اور پان بنانے کے لیے دوسری اہم چیز ہوتی ہے کتھا۔ تو یہ جو کتھا ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ بے مزہ ہوتا ہے، بہت ہی کڑوا سا ہوتا ہے۔ تو اس کی جو کڑواہٹ ہے یا جو اس کا جو بے مزہ پن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو پکایا جاتا تھا باقاعدہ۔ اور لکھنوی انداز میں جو پان کھانے والے لوگ تھے وہ اسے ہلکی آنچ پر پکایا کرتے تھے، اور طریقہ تھوڑا الگ ہوتا تھا۔ توے پر کپڑا رکھ کر اس پر جمع ہوا کتھا روٹی کی طرح سے پھیلا دیا جاتا تھا، جس پر بار بار پانی چھڑکا جاتا تھا۔ اس سے کتھے کا جو یہ کڑوا پن جو ہے وہ ختم ہو جاتا تھا، اور پھر بعد میں سفید کتھا جو بچ جاتا تھا جس کا کلر ہلکا ہو جاتا تھا یعنی پکا ہوا، تو اس میں
केवड़ा छिड़क कर इसे खुश्क कर लिया जाता था और इस तरह कत्थे को भी खुशबूदार बना दिया जाता था। और बाजरे के दाने के बराबर सुपारी भी लखनवी अंदाज की ही है। जी हाँ, सरौते से छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं, वैसे तो आमतौर पर सुपारी के, लेकिन जो लखनवी तहजीब में है तो वहाँ पर जो डली है उसकी जो कटाई है वो भी एक फन से कम नहीं है। ख़वातीन डली को बाजरे के दाने के बराबर बिल्कुल बारीक बारीक काटा करती थी, जिससे पान में डालने के बाद इस सुपारी को चबाने में ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े और जल्दी ही ये पान के साथ मुंह में घुल जाए। एक और भी रवायत जो लखनऊ में पाई जाती थी, पान वालियाँ लगाया करती थी। पान खाने की शुरुआत कहते हैं कि मुग़ल दौर में हो गई थी। उस वक्त सिर्फ चूने के पान खाए जाते थे। कहा जाता है कि पान में कत्थे का इजाफा नूरजहां, बेगम नूरजहां या फिर कहिए कि मलका नूरजहां ने किया था। और लखनऊ वाले जो हैं उन्होंने पान के साथ मसालों को भी जोड़ा। फिर लखनऊ में पान लगाने का अंदाज भी जो है वो थोड़ा निराला है। नवाबी दौर में कहा जाता है कि पान वालियाँ शाही दरबार में काफ़ी ख़ास हुआ करती थीं। बल्कि मौरख़ीन ये तक लिखते हैं कि ये जो पान वालियाँ हुआ करती थीं, इन्हें बाकायदा तनख्वाह पर रखा जाता था और उनका काम होता था पान लगाना और फिर पान खिलाना। इसके साथ साथ सामईन आपको ये भी बता दूं कि लखनऊ ने ही दिया चांदी के वर्क और ज़ाफ़रान वाले पानों को रिवाज। और एक बहुत ही मशहूर मुसन्निफ़ा है मोहतरमा नुसरत नाहिद, उन्होंने अपनी किताब में बाकायदा लिखा है कि खुशबूदार मसालों और चांदी के वर्क में पान लपेटने का जो अंदाज है वो लखनऊ की ही देन है। और पान में केसर यानी ज़ाफ़रान मिलाने का रवाज नवाब नसीरुद्दीन हैदर के ज़माने से चला आ रहा है। और ये जो ज़ाफ़रान मिलाई जाती है, पान में खाई जाती है, इसकी दो वजूहात बयान की जाती हैं। पहली तो ये कि पान के टुकड़ों और भीगी हुई डली के जो छोटे छोटे पीसीज होते हैं वो कहीं दांतों में फंसे रह जाते हैं, तो अगर ज़ाफ़रान है वहाँ पर मौजूद तो ऐसा नहीं होता। दूसरा ये है कि जो लेस है पान का वो बना रहता है आखिर तक, और यही वजह है कि इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है इस पान को। पान खाने, पान खिलाने के साथ साथ एक और रवायत भी जो नज़र आती है वो है खासदान या फिर पानदान। ये भी लखनऊ की ही देन है। इनमें बड़े खूबसूरत तरीक़े से पान की गिलोरियाँ रखी जाती थी और फिर पान वालियों के ज़रिए महफिलों में ये पान तकसीम किए जाते थे। तो इस तरह बड़े खूबसूरत पानदान या खासदान भी वो कहलाते थे, छोटे बड़े साइज़ के, हर तरह के मार्केट में आने लगे और इसकी भी मतलब ये जो एक सनत है इसको भी काफ़ी तरक्की मिली। पान खाने की रिवायत यूँ तो सादे पान से शुरू हुई थी, लेकिन लखनऊ वाले चूँकि हर एक मामले में थोड़ा अलग अंदाज रखते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ बाद में बनती चली गई, जैसे कि बेगम पसंद पान, वाजिद अली शाह की गिलोरी, शाही मीठा पान, पतंग तोड़ पान से लेकर कमर के दर्द का पान, मुंह के छालों का पान और खट्टा मीठा पान वगैरह वगैरह। इस तरह बहुत सारे पान जो हैं वो ईजाद होते चले गए, मतलब उनके नाम पढ़ते चले गए। और वहीं उनमें जो मसालों का रिवाज है जैसे करौंदे की कैरी, आंवला, अनानास, गुलकंद, इसके अलावा फूलों की अलग अलग चटनियाँ भी पानों में इस्तेमाल होने लगी और इस तरह से पान का जो जायका है वो भी बढ़ता चला गया। यूँ तो हमने बनारसी पान के बारे में काफ़ी सुना है और ज़्यादातर लोग जानते भी हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आज आपको लखनऊ के पान के बारे में, जो कि वहाँ की तहजीब में एक ख़ास जगह रखता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दिया जाए। तो उम्मीद करते हैं ये छोटी सी मालूमात जो लखनवी पान के हवाले से थी आपको पसंद आई होगी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम और सामईन अब वक्त हो गया कि आपसे इजाज़त ली जाए। तो कुछ और मज़ेदार इन्फॉर्मेशन, कुछ मालूमात और कुछ और बातें हमारे अगले प्रोग्राम में होंगी आपसे। तब तक के लिए सभी को दीजिए इजाज़त और आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की भी अब लेते हैं आपसे इजाज़त। खुदा हाफिज़।